हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं हर्ष शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस। लाइट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। आपके 2021 टू 2022 के अंदर सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे किस टाइप से आते हैं, सीबीएसई में कैसे आएंगे। थ्योरी तो हमने सारी पढ़ ली थी, आपको सब आ गया होगा क्योंकि पूरी एनसीईआरटी हम वहाँ पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में वही आने वाले हैं। तो जिस हिसाब से आपके सीबीएसई के पेपर में आएंगे उसी फॉर्मेट के सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता होगा। और ये मैंने बताया था किस किस के लिए ट्रू होता है, क्या खाली प्लेन सर्फेसिस के लिए होता है। जब हमने एक इररेगुलर सर्फेस लिया था उसके अंदर जब लाइट रेज हमने डाली थी तो क्या देखा था कि जैसे लाइट रेज आ रही है कोई किधर जा रही है कोई किधर जा रही है। तो क्या इस केस के अंदर हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू नहीं हो रहा था? जब हमने जूम करके उस सरफेस के ऊपर अपना एक नॉर्मल बनाया था तब हमने क्या देखा था कि तब हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू हो जा रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह पर हमारा ट्रू होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है उसके फोकस की रेंज के अंदर रखा है, एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो जब फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ तो एक बड़ी इमेज बनती है मिरर के पीछे। तो वो कैसी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल और इरेक्ट। हमें पता है जब हम यहाँ रखते हैं तो इमेज कैसी बनती थी? पीछे बनती थी एनलार्ज्ड। वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बता दें, सिंपल। हमारा रे डायग्राम अगर याद है तो ये आता होगा। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। क्या वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये तो ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है। सेकंड क्या? आर फाउंड बाय बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस होता था हमारा ये। क्या इसके अंदर हमारी वर्चुअल इमेज बनती थी कभी? जरा याद करो, इसके अंदर हमने दो केसेस पढ़े थे। एक तो इन्फिनिटी वाला, दो रेज आती थी, फैल जाती थी और हमारी इमेज इधर बन जाती थी। ये कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। कनकेव लेंस तो बना सकता है। कन्वेक्स लेंस में कोई ऐसा केस था कि वर्चुअल इमेज बन रही है? कन्वेक्स लेंस का कोई केस याद करो। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख के देखो क्या होता था। जब इधर रख रहे हैं तो पहली रे तो हमारी निकल जाती थी फोकस से, इधर फोकस है, दूसरी वाली निकाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हमारी पीछे बनती थी। तो इसमें भी एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो ठीक है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों बना सकते हैं। आर ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट भी होती हैं। तो इसके अंदर कौन सा वाला ठीक हो गया? आर ऑलवेज इन्वर्टेड, क्या इन्वर्टेड होती है? इन्वर्टेड नहीं होती। तो फोर्थ गलत है, 1 2 3 ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन सी कि 1 2 और 3 हमारे करेक्ट है। ठीक है, जब ऐसे समझ ना आ रहा हो कि किसमें वर्चुअल बनती थी तो ऐसे केसेस बना के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अ रियल इमेज इज फाउंड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रियल इमेज कब बनती है? चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्रैक्शन, व्हेन दे एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो रियल इमेज तो जब भी बनती है ना जब वो जो रेज है वो एक्चुअली में टकरा रही हो, रियलिटी में टकरा रही हो। पहला तो ठीक है, चलो। सेकंड क्या? एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। कन्वर्ज एट अ पॉइंट मतलब वही मिल जाना, सेकंड भी ठीक है। अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें, यानी कि रेज जो है वो मिलती हुई मिल नहीं रही है। जैसे अभी हमने इस केस में देखा था कि रेज हमारी मिल नहीं रही है लेकिन हमने उनको पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो मिल गई। तो क्या ये रियल इमेज का केस होता था? नहीं, ये वर्चुअल इमेज का केस है। तो थर्ड वाला हमारा फॉल्स है। उसका क्या? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो थर्ड और फोर्थ हमारा गलत है। तो हमारा आंसर ठीक है, कौन सा हो गया? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट से रे डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने जो ग्लास स्लैब का डायग्राम दे रखा है इसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज पूछ लेंगे क्या क्या होता था। तो कर देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर ये दे रखे हमें एंगल 1 2 3 4। हमें सबसे पहले इसको इस ऑर्डर में बताना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? जिस एंगल पे लाइट आकर इंसिडेंस होती है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 2, चलो ठीक है। फिर हमारा क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस पे हमारी लाइट निकलती है बाहर। किस एंगल में बाहर निकल रही है? इस एंगल में बाहर निकल रही है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया हमारा 1। फिर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद, बेंड होने के बाद क्या एंगल बन रहा है? तो वो हमारा बन रहा है 4। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और बचा क्या हमारा? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। वो तो हमें पता ही है कि एक्चुअली रे सीधी जा रही थी बट जब देखा तो वैसे मुड़ के इस एंगल पे निकली। तो एक्चुअल रे और जो रे निकली है उसमें जो गैप है वो हमारा क्या होता था? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा लिटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे आएंगे, करते जाओ एक मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड शार्प इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द डिस्टेंस एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर टू डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। अब ये क्या है? पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हम मिरर्स और लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? ऐसे इमेज बना के देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, मान लो मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, मेरे को उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा? एक टेबल के ऊपर इसको रखूँगा,
एक स्टैंड आता है, स्टैंड के ऊपर मैंने इसको रखा, इधर मैंने एक इमेज रख दी, और इमेज इस केस में क्या है, जैसे मान लो कैंडल की फ्लेम है, फिर मैं इधर एक स्क्रीन रखूंगा, इधर एक स्क्रीन रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ऐसा हो जाए कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है और जो इसकी इमेज बन रही है वो एकदम सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कहाँ रखा होगा। याद करो कन्वेक्स लेंस में कौन सा केस होता था, जब एकदम सेम आ रहे होते थे साइज में, और मतलब इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, लेकिन जब साइज सेम आ रहा होगा और हमारा डिस्टेंस सेम आ रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो नीचे बेंच है इसके ऊपर मेरे मार्किंग लगी होती है, तो मैं इससे इसके बीच तक का गैप निकाल लूँगा। इसके ऊपर सेंटीमीटर में मार्किंग लगी होती है, तो मान लो ये मेरा निकल कर आ गया 50 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चल गया कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट की तरह हम क्या करते हैं, अपनी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंसेज की और मिरर की। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हमारा एक स्टूडेंट करना चाह रहा है टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। और शार्प इमेज मैंने बताया था, शार्प इमेज जब आती है जब हम स्क्रीन को एग्जैक्ट उस पॉइंट पर रख देते हैं जहाँ हमारी लाइट मीट कर रही होती है, तब हमारी शार्प इमेज प्रोड्यूस होती है। तो ठीक है, कनकेव मिरर से फोकल लेंथ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक कनकेव मिरर बना लेते हैं पहले। कनकेव मिरर हमारा ऐसा होता था केव, और उल्टी साइड पर हमारा पेंट होगा। चलो ठीक है। द टीचर सजेस्टेड हिम टू फोकस अ डिस्टेंट बिल्डिंग अबाउट 1 किलोमीटर फार फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है लेबोरेटरी से, उसके ऊपर हमें फोकस करना है फॉर गेटिंग मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए उसने बोला कि अब यहाँ पर कैंडल वेंडल यूज मत करो, 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है उसके ऊपर फोकस करो फॉर गेटिंग द मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। इन ऑर्डर टू फोकस द डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द सेम स्क्रीन द स्टूडेंट शुड स्लाइटली मूव द। अब यहाँ पर देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिरर को स्क्रीन से दूर करना चाहिए, स्क्रीन को मिरर से दूर करना चाहिए, स्क्रीन को मिरर के पास ले जाना चाहिए, स्क्रीन को बिल्डिंग के पास ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये क्या है हमारा, सबसे पहले तो ये हमारा एक कनकेव मिरर है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो पहले हमारा जो स्टूडेंट है वो कैंडल की मदद से इसकी फोकल लेंथ निकाल रहा था। तो कैंडल कहाँ रखी होगी, मान लेते हैं कि काफ़ी दूर रखी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। मान लेते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर रखी होगी उसने कैंडल, मान लेते हैं इतनी दूर रखी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर रखी होगी, फोकस पे तो रख नहीं सकता, फोकस पे रख देगा तो इसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी, तो उसको अपनी स्क्रीन को इन्फाइनाइट पे ले जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो यहाँ रख सकता है, इन्फाइनाइट पे भी नहीं रख सकता क्योंकि लैब की तो एक लिमिटेड साइज ही है। तो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं रखेगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखेगा अपनी कैंडल को, ऐसे वो इमेज बनाएगा। दोनों केसेस में इमेज कहाँ बनेगी, इस वाले केस में इमेज बनेगी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। इस वाले केस में कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी, थोड़ी सी बनी बनेगी। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब इसने अपनी स्क्रीन यहीं रखी होगी, अगर यहाँ रख रहा है तो कहीं यहाँ पर इसकी स्क्रीन होगी जहाँ पर इमेज बन रही है, अगर इसने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसकी स्क्रीन यहाँ पर होगी। अभी आपको सब समझ हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इन्फाइनाइट पे, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर, तो वो लगभग इन्फाइनाइट हो गया। तो जो इन्फाइनाइट से रे आएंगी वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। तो ज़रा देखो स्क्रीन को किधर खिसकाना पड़ेगा, स्क्रीन को हमें फोकस की तरफ, या फिर बोलूँ कि मिरर की तरफ खिसकाना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में, कितने भी केसेस हो, मिरर की तरफ हमें स्क्रीन को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इमेज बनने वाली है वो फोकस पे बनने वाली है। तो ऑप्शन देखो, मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मिरर को दूर कर दूंगा तो नहीं, कोई कुछ नहीं होगा उससे। मिरर को मैं कितना भी अब आगे पीछे कर लूँ, मिरर को आगे पीछे कर लूँगा, उसकी इमेज फोकस पे ही बनने वाली है। स्क्रीन अवे फ्रॉम द मिरर, स्क्रीन को अगर मैं मिरर से दूर ले जाऊँगा तो उस केस में भी मेरी इमेज नहीं मिल पाएगी मेरे को शार्प, क्योंकि इमेज तो फोकस पर है। स्क्रीन टुवर्ड्स द मिरर, तो स्क्रीन को हम मिरर की तरफ ले जाएंगे। और स्क्रीन टुवर्ड्स द बिल्डिंग का भी वही मतलब है, अवे फ्रॉम द मिरर, क्योंकि बिल्डिंग हमारी इस साइड है, मान के चलते हैं कि हमारी रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आती है। तो ये हमारा इस टाइप से हो गया। अभी आपको एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ समझ आ गई, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे केस वाले पार्ट के अंदर। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है, लैब के अंदर करा होगा। इसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं हम। अब मान लो आपको ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़नी है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, या तो एक लेजर लाइट पास कर दो और उसको देख लो कि भाई वो लेजर लाइट कैसे से कैसे जा रही है। बट लेजर लाइट को ऐसे देखना वो इतना एक्यूरेट नहीं निकल कर आता, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पिन्स रखते हैं। अगर आपने कराओ, यहाँ पर पिन्स रखते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ये पिन्स की हमें डायरेक्शन कैसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ से रे कुछ इस तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पर हम अपनी आँख रख कर देखेंगे कि भाई ये पिन जब एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो मतलब हाँ ठीक है, हमें वो लाइट एकदम सामने से आ रही है। अगर लाइट मान लो मेरे सामने से नहीं आ रही, कहीं साइड से आ रही है, तो पिन मेरे को ऐसे टेढ़ी दिखेंगी। जब वो पिन एकदम एक लाइन में हो जाए तो इसका मतलब कि हाँ लाइट अब मेरे पास एकदम सीधी आ रही है, तो मेरे को डायरेक्शन पता चल जाती है, तो वो डायरेक्शन मैं नोट कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं रिफ्रैक्शन देखता हूँ। अब चलो ठीक है, कंसेप्ट तो ये है, आपने अगर लैब में पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा इनमें से बेस्ट है। अब कायदे से तो सारे ही सही हैं, बट इस वाले केस के अंदर क्या है कि एंगल बहुत कम है।
ये वाला एंगल जो इंसिडेंट एंगल है बहुत कम है, और इसके बाद जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो एंगल और कम हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा नापना मुश्किल है। इस वाले में एंगल बढ़िया है, इस वाले के अंदर एंगल बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर पिन पास रखी हुई हैं, दोनों बीच में रखी हुई हैं। इस वाले के अंदर एंगल भी घटिया और पिन तो बहुत ही ज़्यादा पास रखी हुई है। पास पिन से मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पिन बहुत पास होंगी तो वो लगभग सेम ही दिखेंगी, बहुत दूर दूर पिन होंगी तो हल्के से भी मेरे को लगेगा कि हाँ ये बहुत हिल रही है, तो एक्यूरेसी आ जाएगी। इसके अंदर देखो पिन बहुत दूर भी रखी है और एंगल भी अच्छा खासा है, तो मेरा एस वाला जो कन्फिग्रेशन है वो बेस्ट रहेगा इसके लिए, क्योंकि उसमें पिन भी दूर है और एंगल भी ठीक ठाक है। तो मेरा ऑप्शन हो गया डी। ये एक्सपेरिमेंट था आपका लैब में करा हुआ, तो पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कनकेव मिरर। अगेन कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने की बात हो रही है। यू फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फाउंड बाय द मिरर ऑन अ स्क्रीन। तो मिरर के ऊपर से एक इमेज बनवा रहे हैं और उसको एक स्क्रीन के ऊपर फोकस करवा देंगे और फिर डिस्टेंस नाप लेंगे कि स्क्रीन कितनी दूर है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। ठीक है, कनकेव मिरर से इमेज बन रही है किसी स्क्रीन के ऊपर, उसको ले लेंगे, स्क्रीन के ऊपर तो हमेशा रियल इमेज बनती है, स्क्रीन के ऊपर उसको ले लेंगे और फिर बताना है कि वो इमेज कैसी होगी। लिटरली इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। लिटरली इन्वर्टेड इमेज हमने सिर्फ प्लेन मिरर में पढ़ी है, ऑप्शन 1 तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो दूर से जो कनकेव मिरर के ऊपर लाइट आती है वो लगभग फोकस के पास आकर मिलती है। या फिर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जितनी भी लाइट आएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जितनी भी लाइट आ रही होंगी वो सारी आके हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, कि छोटी होगी और उल्टी होगी, इरेक्ट होगी नहीं, क्योंकि दूर से आ रही है तो रियल इमेज बन रही है, रियल इरेक्ट नहीं मिलती हमें। तो और सी और डी ऑप्शन दोनों में इरेक्ट है, तो इरेक्ट हमारा होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट कौन सा हो गया, बी। और सिंपल सा है, दूर से आ रहा है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, बहुत दूर से आ रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड बन जाती है। ये हमने पढ़ रखा है डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन योर लेबोरेटरी यू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रेस थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इन ईच केस मेजर द वैल्यूज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग एंगल आई के लिए अलग अलग एंगल आर की वैल्यू निकाल रहे हैं और एंगल ई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, एंगल आई मोर देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई लेस देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई मोर देन एंगल ई। मतलब यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से देख लेते हैं। एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, यहाँ पर अपना बना ही लेते हैं ग्लास स्लैब। यहाँ से रे आएगी, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एंगल आई बना, ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी तो ये मेरा एंगल आर बना, और यहाँ से जाते वक्त वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी तो ये मेरा एंगल ई बना। एक चीज़ मुझे अब क्या पता है कि आई और ई इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा इक्वल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा आई से, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई एंगल कम हो गया है, तो जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आई से कम होगा। तो ये 2 मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब इसके अंदर देखो, आई मोर देन आर, ठीक है, बट नियरली इक्वल टू ई, यही वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, आई जो आर से ज़्यादा है और लगभग ई के बराबर है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देख लो, आई लेस देन आर नहीं हो सकता, आई मोर देन ई नहीं हो सकता, आई लेस देन ई नहीं हो सकता, आई और ई बराबर होते हैं और रिफ्रैक्शन वाला कम होता है। सिंपल है यार, बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि एक छोटे से सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पैरेलल रे दे देगा, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव मिरर, क्या कनकेव मिरर में ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट से लाइट आए और उन्हें पैरेलल कर दे? याद करो सारे केसेस, फ्रॉम इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस में मिल जाएगा, पैरेलल नहीं हुई। बिहाइंड सी आएगा तो बिटवीन सी एंड एफ बन जाएगा, नहीं। फ्रॉम सी आएगा तो एग्जैक्ट सी पे बन जाएगा, नहीं, पैरेलल नहीं गई। बिटवीन सी एंड एफ होगा तो बिहाइंड सी बन जाएगा, अगेन पैरेलल नहीं गई। एफ पे रख दूँ, अगर एफ पे अगर एक पॉइंट साइज भी रख दूँ तो रेज सारी पैरेलल निकल जाएंगी। तो मेरा कनकेव मिरर तो कर सकता है, इतना पता चल गया, कनकेव मिरर कर सकता है। और क्या पूछ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस, या कन्वेक्स लेंस कर सकता है। अब अगर आपने लाइट के लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं तो एक चीज़ वहाँ पर देखी होगी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस लगभग सेम से ही बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर भी अगर मैं फोकस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उससे भी जो रे आएंगी वो पैरेलल निकल जाएंगी। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस दोनों कर सकते हैं। बाकी में देखो, कन्वेक्स मिरर कर सकता है क्या? सोचो जरा, कन्वेक्स मिरर क्या कभी पैरेलल रेस छोड़ सकता है? कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, तो ऐसा हमारा कन्वेक्स मिरर होता था, इस साइड पेंट। अब इसके 2 ही केसेस होते थे, फ्रॉम इन्फिनिटी या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। फ्रॉम इन्फिनिटी जब आती थी तो यहाँ इमेज बन जाती थी,
बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल आती थी तब भी यही इमेज बन जाती थी। इसके अंदर दोनों इमेज छोटी बन रही होती थी, इसमें से पैरेलल नहीं जा सकती, तो सेकंड तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। 2 प्लेन मिरर्स प्लेट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अब 2 प्लेन मिरर्स है जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे रखे हुए हैं। एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है और दूसरा प्लेन मिरर मान लेते हैं ऐसे 90 डिग्री पे रखा हुआ है। क्या ये कभी पैरेलल रेज दे सकती है एक पॉइंट सोर्स से? एक पॉइंट सोर्स से अब लाइट इसके ऊपर कैसे गिरी वो डिपेंड करता है। जो सीधी वाली लाइट है वो तो इधर निकल जाएगी, जो ऐसे वाली उधर निकल जाएगी, ऐसे वाली इधर होके इधर निकल जाएगी। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। कनकेव मिरर तो करता है, कनकेव लेंस भी देख लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर ये सेम बिहेव करते हैं। इसके अंदर भी हमने 2 ही केस पढ़े थे, फ्रॉम इन्फिनिटी और हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके अंदर भी वही होगा, दोनों स्मॉल बनेंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है उस पर क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कि मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो जितना दिख रहे हैं उससे पास है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो थोड़े से छोटे दिख रहे हैं। छोटे क्यों दिख रहे हैं? ताकि छोटे से मिरर के अंदर आपको ज़्यादा दिख जाए, सारी चीज़ों को छोटा करके एक मिरर के अंदर दिख जाए। तो कौन सा मिरर होता था ऐसा? मैं कनकेव मिरर लगा दूँ, क्या कनकेव का भी छोटा करता था? कनकेव कुछ केसेस में छोटा करता था, लेकिन रियल इमेज बन रही होती थी। रियल इमेज शीशे के अंदर नहीं दिखती, कभी स्क्रीन के ऊपर दिखती है। इसके अंदर वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती थी, जब मैं पोल और फोकस के बीच में रख देता था, और वो इमेज कैसी बनती थी? बड़ी बनती थी। तो क्या मुझे मिरर के अंदर बड़ा देखना है या मुझे मैग्नीफाई करना है? नहीं, छोटा देखना है। तो यहाँ पर कौन सा मिरर होता था, याद है ना? कन्वेक्स मिरर अभी बताया था, दोनों केसेस में छोटा करके दिखा देता है। तो अब इसके अंदर मैग्नीफिकेशन कैसी है? छोटी है तो लेस देन 1 हो गई, इज लेस देन 1। मोर देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं है, लेस देन 1 है क्योंकि छोटा दिखा रही है। कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। रख के देख लेते हैं कितने केसेस होते थे इसके अंदर। इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी में इमेज कहाँ बनती थी? पीछे, वर्चुअल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में इमेज कहाँ बनती थी? पीछे, वर्चुअल। तो पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता, हमेशा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो गया? ए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, सन से रेज आ रही है और उससे 15 सेंटीमीटर आगे आके मिल जा रहे हैं। ठीक है, कनकेव मिरर बना लेते हैं। सन से रेज आकर मिली 15 सेंटीमीटर आगे, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर हमारा फोकस है, फोकल लेंथ है। क्योंकि इन्फिनाइट से रेज आ रही है, सन तो बहुत दूर है। इन्फिनाइट की रेज आकर 15 सेंटीमीटर दूर मिल गई, तो इतना पता चल गया कि फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहे हैं? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा केस होता है कि जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखूं कि उसका साइज इमेज के बराबर ही आ जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस याद है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख भी देता था तो ये वहीं आकर मिल जाती थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस के अंदर इक्वल बनती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होगा? अगर फोकस 15 सेंटीमीटर दूर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तब हमारा इक्वल साइज आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल बनता है। सिंपल रे डायग्राम का क्वेश्चन था। इन ऑर्डर सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब प्लेस्ड इज। ओके, सर्च लाइट्स क्या होती हैं? वो बड़ी सी लाइट्स होती हैं, वो जो बहुत दूर तक ऐसे जाती हैं, स्पॉटलाइट की तरह होती हैं। और हमारी व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, बल्ब कहाँ प्लेस्ड होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हेडलाइट की फंक्शनिंग कैसी थी, याद है? ऐसे करके हमारा मिरर होता था और यहाँ पर हमारा एक बल्ब रखा होता था। इस बल्ब से रे निकलती थी और वो आगे निकल जाती थी सारी की सारी, ऐसा होता था। तभी हमारी हेडलाइट ऐसे आगे को निकलती है। गाड़ी के अंदर अपने सिंबल भी देखा होगा, कुछ कुछ ऐसा सा होता है हेडलाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर यहाँ पर हमारा बेसिकली मिरर ही है। तो मैं अगर मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर मैं लाइट को रखता हूँ तो क्या होगा? मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर लाइट को रखता हूँ, डायग्राम उल्टा कर देते हैं क्योंकि अभी इधर है हेडलाइट। अब सोचो ज़रा, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो वर्चुअल इमेज बनेगी। मेरे को तो लाइट उस साइड ही चाहिए, लाइट भगानी है मेरे को, तो ये तो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। फोकस के बहुत पास रख दूँ, अगर फोकस के बहुत पास रख दूँ, फोकस पे रखता हूँ तो पैरेलल जाती हैं, फोकस के बहुत पास भी रख दूंगा तो लगभग लगभग पैरेलल ही जाएगी। तो बी ऑप्शन अभी तक ठीक लग रहा है, तो बी ऑप्शन को भी कंसीडर करके चलते हैं। बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, पैरेलल दूर तक रेस भेजनी है, वो तो पास जाके मिल जाएंगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो वहीं आकर मिल जाएंगी, नहीं, पैरेलल दूर में जाके मिलानी है मेरे को रेस। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।
क्योंकि मेरे को लगभग पैरेलल रेस चाहिए हेडलाइट के अंदर, स्पॉटलाइट के अंदर, तो वहाँ पर हमारा लगभग फोकस के पास बल्ब रखूंगा तो इन्फाइनाइट पे रेस जाएंगी। इन्फाइनाइट की फोकस पे मिलती थी, फोकस की इन्फाइनाइट पे जाएंगी, बेसिक लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। कनकेव मिरर के डायग्राम दे रखे, बताने कौन सा ठीक है। पहला ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर ठीक तो है, लाइट आ रही है जा रही है। ये कैसी लाइट है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल लाइट कहाँ से जाती थी, फोकस से, ये तो गलत है। ये पैरेलल आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, ये भी गलत है। पैरेलल आई और वापस चली गई, ये अपने आप से नाराज है, ये भी नहीं। ये ठीक लग रहा है, पैरेलल आई फोकस से निकल गई, तो मेरा फिगर डी ठीक है। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। A student determines the focal length of a device X by focusing the image of a distant object on a screen placed 20 cm from the device on the same side of the object। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस है। अब ये क्या है हमें नहीं पता, ये कोई मिरर भी हो सकता है, कोई लेंस भी हो सकता है। फोकल लेंथ निकालनी है इसकी, कैसे निकाल रहा है इसकी फोकल लेंथ, स्क्रीन को रख रहा है इससे 20 सेंटीमीटर आगे, एक स्क्रीन रख दी इसने 20 सेंटीमीटर आगे और उसके ऊपर एक इमेज को फोकस करा रहा है। तो ये डिवाइस क्या है। सबसे पहली बात, अगर जहाँ ऑब्जेक्ट है उधर ही स्क्रीन रखी है तो ये लेंस तो नहीं हो सकता, तो ये मिरर ही होगा। और कौन सा मिरर होगा, कौन सा मिरर जो ऐसी रियल इमेज बनाता है अपनी साइड, कनकेव मिरर होगा, ये तो पता चल गया। तो कनकेव मिरर का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है और फोकल लेंथ 10, ठीक है, ऑप्शन सी। कन्वेक्स मिरर में मैं सेम साइड रखूंगा स्क्रीन को तो मेरे को तो इमेज वर्चुअल मिलती है, तो स्क्रीन रखने का फायदा ही नहीं है। कन्वेक्स लेंस रियल इमेज उस साइड बनती है, सेम साइड स्क्रीन रखने का फायदा नहीं है। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनती है, तो concave mirror हमारा आंसर हो गया। A student obtains a blurred image of a distant object on a screen using a convex lens। convex lens यूज करा है और थोड़ी सी blurred image आ रही है, ओके। convex lens यूज करा, थोड़ी सी blurred image आई। To obtain a distinct image on the screen he should move the lens। तो थोड़ी सी इमेज को क्लियर करने के लिए उसे लेंस को कैसे हिलाना चाहिए, away from the screen towards the screen। चलो ठीक है, इधर एक स्क्रीन होगी, ठीक है, मान लेते हैं इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको स्क्रीन के पास लेके जाए, स्क्रीन से दूर लेके जाए, टू अ पोजीशन वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से बहुत दूर ले जाए, आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको सोचो जरा कैसे होगा ये। अगर ह्यूमन आई वाला पढ़ा है तो बहुत इजीली बता दोगे, लाइट पढ़ा है तो भी तुम्हें पता ही चल जाएगा। हमें इन्होंने बताया नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, स्क्रीन कितनी दूर है, तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तो हम आगे पीछे करके देखेंगे कहाँ अच्छे से फोकस हो रहा है। कभी कभी कैमरा मैन फोकस करता है ना एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए, कभी ज़्यादा होता है कभी कम। हमारी आँख भी कभी फोकस करती है, ऐसे ब्लर से क्लियर होता है, फिर थोड़ा सा ब्लर होता है, फिर कम होता है। फोन का ऑटो फोकस देखो वो कैसे होता है, ब्लर क्लियर ब्लर क्लियर ब्लर क्लियर, एकदम पॉइंट पे क्लियर हो जाता है। मतलब वही करना है हमें। आगे करके देखूंगा, क्या पता रेस और आगे चली गई, मान लो रेस पहले ही मिल रही थी, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो बस ब्लर इमेज दिख रही है, क्या पता पहले मिल रही हो या क्या पता कि बाद में मिल रही हो। मैं लेंस को आगे पीछे करके देखूंगा, जहाँ क्लियर मिल गई पता चल जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्लियर इमेज क्यों मिलती है, क्लियर इमेज कब मिलती है, जब लाइट जहाँ मीट कर रही है स्क्रीन एग्जैक्ट उस पोजीशन पे रखी हो तो बहुत शार्प इमेज मिलती है। ब्लर कब मिलती है, जब रेज या तो पहले मिल रही हो या फिर बाद में मिल रही हो, तब मेरे को ब्लड इमेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट वेरी कॉशियसली ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज फॉर द एंगल ऑफ एंगल आई। ही देन मेजर्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर एंगल आर एंड एंगल ई। इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन और एमरजेंस नाप रहा है। ऑन एनालाइजिंग दीज मेजरमेंट हिज कंक्लूजन वुड बी। वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई के बीच का हमें रिलेशन बताना है। तो एंगल आई एंगल आर से बड़ा होता है क्योंकि आर तो कम हो चुका होता है रिफ्रैक्ट करने के बाद, नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बाद। और एंगल आई और एंगल ई लगभग बराबर होते हैं क्योंकि जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे बाहर निकलती है। तो एंगल आई और एंगल ई बराबर होंगे और ये दोनों एंगल आर से बड़े होंगे, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल है यार, कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली कर लोगे। लाइट के अगर 5 लेक्चर भी देख लेना तो इजीली कर लोगे सारे। An optical device has been given to a student and he determines its focal length by focusing the image of the sun on a screen placed 24 cm from the device on the same side of the sun। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, सन की लाइट का फोकस करा रहे हैं, स्क्रीन को सेम साइड ऑफ द सन रख रखा है कि अगर सन की लाइट भी इधर से आ रही है तो स्क्रीन को भी इसी साइड रख रखा है, टकरा कर आके इस पर इमेज बनेगी। और ये इमेज और ये जो स्क्रीन है ये 24 सेंटीमीटर दूर रखी है। चलो ठीक है, स्क्रीन हमारी 24 सेंटीमीटर दूर रखी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, ये तो पता ही चल गया, सेम साइड स्क्रीन है सेम साइड लाइट है तो कनकेव मिरर है, ये तो पता चल गया। और कनकेव मिरर है, ऑप्शन तो एक ही है, चलो वैसे ही पता लग गया। लेकिन एक इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि 24 सेंटीमीटर दूर रखी है। इन्फानाइट से आती है सन की रेस, इन्फानाइट से सन की रेस आकर 24 सेंटीमीटर में मिल रही है, तो 24 सेंटीमीटर मेरा क्या है, फोकल लेंथ है। तो ऑप्शन सी पूरा है, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। सिंपल, सेम साइड स्क्रीन रियल जब भी मिलेगी जब कनकेव मिरर होगा। रे डायग्राम पढ़ रखे हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
यहाँ पर डायग्राम का क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्स और वाई कुछ है, कुछ मिरर है, कुछ लेंस है, हमें नहीं पता कुछ है, वही बताने क्या है। तो डिवाइस एक्स में देखो, तो डिवाइस एक्स के अंदर कुछ रेज आई, एक्चुअली में पैरेलल होनी चाहिए, डायग्राम एरर है, पैरेलल रेज आई और इधर आके स्क्रीन पे मिल गई, और इस वाले केस में क्या हुआ, पैरेलल रेज आई और इधर आकर स्क्रीन पे मिल गई। तो यहाँ पर हमें बताने की एक्स क्या है, वाई क्या है। अब ध्यान से देखो, डिवाइस एक्स और डिवाइस वाई दोनों कन्वर्जिंग है, ये यहाँ पर डायग्राम एरर है, एक्चुअली में पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो डिवाइस एक्स और डिवाइस वाई दोनों कन्वर्जिंग है, चलो ठीक है। एक कन्वर्ज कर रहा है अपनी अपोजिट साइड से, कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर इमेज बना दी, एक कन्वर्ज कर रहा है अपनी सेम साइड पे। डिवाइस तो हमें यही पता चल गया दोनों क्या है। ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही हमारा डाइवर्ज कर देता है आने वाली रेस को, और ये मेरा कनकेव मिरर है, जो आने वाली रेस को अपनी साइड में ही कन्वर्ज कर देता है। ओके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिवाइस एक्स इज अ कनकेव मिरर, वाह, एक्स जो है मिरर है, मिरर में से आर पर जाती है लाइट, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी देखो क्या कह रहा है, डिवाइस एक्स इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, हमने भी ये सोचा था। एंड डिवाइस वाई इज अ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, कन्वेक्स मिरर आती हुई लाइट को डाइवर्ज कर देता है, तो ये कन्वेक्स मिरर तो नहीं है। डिवाइस एक्स इज अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस भी नहीं है, अगर ये कनकेव लेंस होता, कनकेव लेंस तो डाइवर्ज कर देता है, तो ये कनकेव लेंस नहीं है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, डिवाइस एक्स इज अ कन्वेक्स लेंस एंड डिवाइस वाई इज अ कनकेव मिरर, दोनों ठीक है। हुज फोकल लेंथ आर 20 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये रेस पैरेलल आ रही थी और पैरेलल रेस फोकस पे मिलती है, तो ये जब फोकस पे मिली तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 20, और ये जब फोकस पे मिली तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 25। यही हमें ऑप्शन डी बोला है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर करेक्ट। सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शंस में। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, अगेन शायद ये सेम ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कन्वेक्स लेंस है, इमेज ब्लर्ड आ रही है, क्लियर करने के लिए क्या करें, आगे करे पीछे करे, डिपेंड करता है कहाँ है, दोनों आगे पीछे करके चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कन्वेक्स लेंस बाय फोकसिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यू ट्राई टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, द इमेज यू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज। क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की मैं रेस को कहीं एक स्क्रीन के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो द इमेज यू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज कैसी होगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो पहली बात तो रियल है, क्योंकि रियलिटी में मीट करेंगे आगे जाके कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट करके मीट करी जाएंगी, तो पहली बात तो ये रियल बनेगी। तो क्या कह रहे हैं, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड तो कतई नहीं बनेगी, ये प्लेन मिरर में पढ़ा है हमने खाली। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्या इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी, क्या इरेक्ट बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ध्यान से देखो, इन्वर्टेड तो बनेगी क्योंकि रियल इमेज है, और डिमिनिश्ड कन्वेक्स लेंस, दूर से लाइट आती है, जब बहुत दूर से आती है तो एक लगभग फोकस पे जाके मिलती है, तो बहुत छोटी एकदम पॉइंट साइज, थोड़ी दूर से आ रही होती है तो थोड़ी छोटी बनती है, तो हाँ छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो अभी तक तो सी ऑप्शन ठीक लग रहा है, एक बार डी भी पढ़ लेते हैं, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड जो है वर्चुअल नहीं है, ये रियल इमेज है, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सपोज यू हैव फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द फार्देस्ट एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो हमने क्या करा, एक कन्वेक्स लेंस लिया, लेबोरेटरी के टेबल के एंड में मैंने जाकर, मान लेते टेबल बहुत बड़ी है, यहाँ पर मैंने कैंडल की फ्लेम रख दी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरी कैंडल की फ्लेम रखी हुई है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इफ़ योर टीचर सजेस्ट यू टू फोकस द पैरेलल रेज ऑफ सन, तो टीचर ने क्या कहा, भाई कैंडल से नहीं, सन की रेस को फोकस करो, रीचिंग योर लेबोरेटरी टेबल ऑन द सेम स्क्रीन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू। अब देखो, जब कैंडल से रेज आ रही थी तो स्क्रीन मैंने लगभग कहाँ रखी होगी, इधर कहीं रखी होगी, लगभग फोकस के पास रखी होगी, क्योंकि ये नियरली इन्फाइनाइट से आ रही है, लगभग फोकस के पास होगी। अब जब सन से आ रही है तो वो नियरली इन्फाइनाइट नहीं, प्रॉपर इन्फाइनाइट से ही आ रही है, लेकिन जब वो सेम रेस सन के पास से आ रही है तो नियरली इन्फाइनाइट नहीं, वो लगभग इन्फाइनाइट से ही आ रही है, ठीक है, नियरली इन्फाइनाइट नहीं, लगभग इन्फाइनाइट से आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंस, तो मेरे को मूव करना पड़ेगा, what you are expected to do is to move the lens slightly towards the screen। क्या मैं लेंस को स्क्रीन की तरफ खिसका दूं, लेंस स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्क्रीन, लेंस को स्क्रीन से अवे कर दूं, लेंस स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन, लेंस को सन की तरफ ले आऊं, लेंस एंड स्क्रीन बोथ टुवर्ड्स द सन, लेंस और स्क्रीन दोनों को सन की तरफ ले जाऊं। डी ऑप्शन तो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि सन इन्फाइनाइट पे है, इन दोनों को साथ में लेता भी जाऊंगा तो बात एक ही है, वो हमेशा इन्फाइनाइट पे रहेगा, तो डी ऑप्शन मेक्स नो सेंस। लेंस को थोड़ा सा अगर मैं सन की तरफ ले आऊँ तो क्या होगा, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो मैं करना क्या है। वैसे अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो आप ऐसे ही बता दोगे क्या करोगे, क्योंकि लेंस स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्क्रीन,
लेंस को स्क्रीन से अवे करना और लेंस को सन की तरफ करना, दोनों का एक ही मतलब है। तो बी और सी ऑप्शन दोनों एक ही मतलब बता रहे, तो ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बट हम यहाँ पे लॉजिकली देखते हैं क्या करना होगा। जरा रे डायग्राम याद करो कन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स लेंस के। कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स कैसे थे? इन्फिनिट की आंखें मिलती थी फोकस पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले वाली कहाँ मिलती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पहले रखी है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाती थी। एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दूं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। तो ये कैंडल वाला केस कौन सा है? ये वाला केस है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो फोकस से थोड़ी सी आगे बन रही है। तो इस केस से इस केस में आने के लिए मेरी इमेज थोड़ी सी लेफ्ट साइड में खिसक गई है। ये था बिहाइंड सी वाला केस, इसमें इमेज बन रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये है मेरा इन्फिनिट वाला केस, तो उसमें बन रही है फोकस पे। तो अगर मैं इधर फोकस बनाना चाहूँ कि मान लेते हैं ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हटा देता हूँ। तो कैंडल वाले केस में तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, क्योंकि वो इन्फिनिट तो नहीं है, थोड़ा सा इन्फिनिट है, लेकिन एक्चुअली में वो बिहाइंड सी वाला केस है। बट जब सन का केस है तो ये लगभग 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 फोकस के पास आगे इमेज बनेगी। तो अब मेरी इमेज इधर बनने वाली है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे बेसिकली क्या करना है, स्क्रीन को थोड़ा पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी इमेज जो है फोकस के पास बन रही है। स्क्रीन को पहले लाने का कई ऑप्शन है। स्क्रीन तो हिला नहीं सकते, लेंस को हिला देते हैं। स्क्रीन को पास नहीं ला सकते तो लेंस को स्क्रीन के पास ले आते हैं। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट निकल कर आ गया। समझ में आ गया लॉजिकली कैसे आंसर निकला इसका? इन्फिनिट से आ रही थी तो थोड़ा सा पहले बन रही थी अब इमेज, थोड़ा सा फोकस के पास आ गई थी। तो या तो मैं स्क्रीन को उठा के इधर ले आऊँ, स्क्रीन नहीं चेंज कर सकता तो मैं लेंस को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be. ओके, तो हमें फोकल लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर, हमें बताना है किस टाइप के लेंस और मिरर है। अब यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन बेसिकली याद करनी है। साइन कन्वेंशन पड़ी थी, माइनस कब लेते थे? कनकेव के केस में माइनस लेते थे, नेगेटिव में मिरर के अंदर नेगेटिव में फोकल लेंथ लेते थे, या फिर कनकेव लेंस के अंदर भी नेगेटिव में फोकल लेंथ लेते थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया, दोनों कनकेव है। तो यहाँ पर बेसिकली साइन कन्वेंशन से हम आंसर बताने, सिंपल वन लाइन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? तो बेसिकली यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज करना है ये बताना है। तो मेरे पास दो टाइप के लेंस हैं, पहला होता है मेरे पास कन्वेक्स लेंस, दूसरा मेरे पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के दोनों केस जरा याद करो क्या क्या होते थे, इन्फिनिट और नॉट इन्फिनिट वाले। दोनों के अंदर इमेज जो है वो छोटी बनती थी। तो छोटी इमेज बन रही है, मेरे को तो बड़ी इमेज चाहिए, तो इसको हटाओ, ये किसी काम का नहीं है हमारे। कन्वेक्स लेंस, इसके सभी केसेस के अंदर रियल इमेज बनती थी, मेरे को तो वर्चुअल चाहिए। एक केस आता था जिसके अंदर इसकी वर्चुअल इमेज बनती थी, कौन सा वाला? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इस केस के अंदर क्या हो रहा होता था, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दूँ तो ये इधर गई, ये वाली इधर गई, तो ये मेरी पीछे बन जाती थी वर्चुअल इमेज, और ये बड़ी भी बनती थी। तो मैं कन्वेक्स लेंस यूज़ करूँगा। अब इसमें कन्वेक्स लेंस भी दो हैं, एक है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला और एक है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला। अब कौन सा यूज़ करोगे? सोचो, मेरे को किस में पढ़ना है? डिक्शनरी में पढ़ना है। तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले का मेरे को 50 सेंटीमीटर लगभग इतना ज़्यादा, इतने बड़े गैप के अंदर मैं पढ़ सकता हूँ। इसका जूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा और वो क्लियरिटी नहीं आएगी। 5 सेंटीमीटर वाले में क्या होगा, मैं बुक से 5 सेंटीमीटर के गैप पे रख सकता हूँ अपने लेंस को, तो वो एकदम क्लियर आएगा, क्योंकि एक एक वर्ड उसमें जूम होकर आएगा। तो मैं छोटी फोकल लेंथ वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को डिक्शनरी में से पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। और इसके अंदर फोकल लेंथ 50 और 5 में अगर एक और पॉइंट से इसको देख सकते हैं, दोनों की मैग्नीफिकेशन नाप लो। मैग्नीफिकेशन या फिर बोल सकते हैं पावर। पावर क्या होती थी? 1/4 फोकल लेंथ, तो 1/50 है एक की पावर, एक की पावर 1/5 है। एक के लिए मेरे को दूर से देखना पड़ रहा है, एक के लिए बहुत पास से देख ले रहा हूँ। तो मैं किसको लूँगा? जिसके लिए पास से भी देख पा रहा हूँ, उसकी पावर भी ज़्यादा है, तो मैं 5 फोकल लेंथ वाली यूज़ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। ये बढ़िया बात बोली इन्होंने। तो डायग्राम देख लेते हैं। मीडियम ए से मीडियम बी के अंदर एक लाइट जा रही है, तो हमारी लाइट है इधर, ये इधर से गई है
मीडियम ए से गई है और मीडियम बी में गई है। इसके अंदर देखें नॉर्मल बनाया अगर, तो नॉर्मल तो ये बना ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि ये रेयरर मीडियम है और ऊपर वाला डेंसर मीडियम है। चलो ठीक है, अब ये पूछ कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे रिलेटिव वाले पार्ट में, सर बी ए बी समझ में नहीं आता। ये बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं ए के कंपैरिजन में। तो इसके अंदर हम कैसे करते थे, फॉर्मूला याद है जरा? एक तो हमारा क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता था म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता था क्या, म्यू। फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसको हम v1/v2 लिखते थे। बट यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, साइन आई बाय साइन आर, याद है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर। आई कितना है, कितने पे इंसिडेंस हुई, 30 पे? नहीं, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखते हैं, तो इंसिडेंस हुई है 60 पे, तो साइन 60। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है नॉर्मल के साथ, 45 अपॉन साइन 45। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमने, जी पढ़ी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, √2 से √2 कट के आएगा √3/√2, √3/√2 ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। स्नेल्स लॉ लगाया बेसिक, साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। ओके, अगेन मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी। तो ए से लाइट गई, ये नॉर्मल था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, तो यानी कि बी ज़्यादा डेंस है, इतना तो पता चल गया। तो बी टू ए कितना होगा, मोर देन 1 होगा ना, क्योंकि बी ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा डेंस वैल्यू ऊपर आएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, अगर रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, इसका कम, तो ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नीचे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। तो यहाँ पर डायोप्टर पावर का फॉर्मूला पहले याद कर लो, क्या होता था, 1/f, 1 फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती थी, मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर, तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मीटर इनवर्स या फिर बोल सकते हैं कि मीटर की पावर -1, मीटर की पावर -1। तो यहाँ पर 2 में पूछ रहे कन्वेक्स लेंस के बारे में, 2 में पूछ रहे कनकेव लेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो सी और डी तो अपने आप ही गलत हो गए, बचे मेरे पास ए और बी। ए के अंदर मेरी एक में पावर प्लस है, एक में पावर माइनस है। पावर प्लस और माइनस कब होती है, पावर प्लस और माइनस कब होती है? सोचो सर जब उल्टी होती है तो प्लस होती है, सॉरी माइनस होती है, जब सीधी होती है तो प्लस होती है, वो मैग्नीफिकेशन होती थी। पावर का फॉर्मूला लगाओ सीधा, पावर इज टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, 0.25 मीटर। आंसर कितना आ गया, 4 डायोप्टर, ए ऑप्शन। कंफ्यूज करने के लिए साइन दे दिए पावर के अंदर, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाले एमसीक्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ रखे असर्शन और रीजन वाले। इसमें क्या करेंगे, 2 आपको स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, बताओ क्या पहली सही है, क्या दूसरी सही है, क्या दोनों गलत हैं, क्या दोनों सही हैं। और अगर पहली सही है तो क्या दूसरी वाली उसका रीज़न है कि दूसरी वाली ये कारण ये सही है, या फिर पहली वाली भी सही है दूसरी वाली भी सही है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो उसका रीज़न नहीं है, दोनों अपने आप में ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने बोला, असर्शन मैंने दिया कि इन्फिनाइट से आती हुई लाइट फोकस पर आकर मिलेगी, ये असर्शन दिया। रीजन मैंने दिया, एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। दोनों की बात ठीक है, इन्फिनाइट से आने वाली फोकस में मिलती है, और कोई भी लाइट जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से निकलती है, दोनों ठीक है। और असर्शन का रीजन यही है ना, क्यों पैरेलल वाली फोकस में मिली, क्योंकि पैरेलल रे जो इन्फिनाइट से आती है पैरेलल आती है और पैरेलल वाली फोकस पे आती है। तो यानी जो मैंने असर्शन दिया और जो मैंने रीजन दिया दोनों ठीक है, और जो रीजन है वो एक्चुअली में रीजन है असर्शन का, ठीक है। अभी एग्जांपल से और बढ़िया समझ आ जाएगा। तो ये कैसे पूछेंगे, 2 आपको स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे कि यहाँ दे रखिए, प्लेन मिरर में फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म होगा, प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, और दूसरा क्या कह रहे हैं, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन समझो किस टाइप के आते हैं वाले। एक स्टेटमेंट दी कि प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकते हैं, अभी के लिए हाँ या ना मत मानो। और दूसरा कह रहे हैं कि प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाते हैं अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो। अब यहाँ पर हमसे देखो क्या क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि भाई दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर जो है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है आर ट्रू है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखना प्लेन मिरर क्या रियल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर की जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी नेहा के साथ, तो उसमें क्या हो रहा था, इधर हमारा ऑब्जेक्ट होता था, वो लिटरली इन्वर्ट होकर इधर बन जाता था, सेम साइज सेम लेंथ सब कुछ। तो हम क्या कहेंगे, यार ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हम रोज देखते हैं अपने आपको प्लेन मिरर में, मेरी तो कभी ऐसे मिरर रिफ्लेक्ट होकर कहीं इमेज नहीं बनती। बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं रेस को फेंकता हूं ना, इसके ऊपर अगर मैं 2 रेस को फेंकता हूं तो हमेशा एक तो ऐसे जाएंगी, इक्वल एंगल पे वापस निकल जाएंगी, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएंगी। जैसे हमारी प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती थी। अगर मैं इसके ऊपर पूरा हटाओ, इसके ऊपर अगर मैं कन्वर्जिंग रेस फेंक दूं ना, तब देखो क्या होगा। ये राइट इधर बाउंस करेगी, यहां मिल गई। एक्चुअली में जब रेज मीट करती है तो रियल इमेज बनती है। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो इधर था, इमेज इधर बनी। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इधर था, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इधर था। आज तक हमने वर्चुअल इमेज पढ़ी थी, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये कन्वर्जिंग रेस कैसे आ सकती हैं, लो यहां पे कन्वेक्स लेंस लगा देता हूं, ये आ गई हमारी कन्वर्जिंग रेस, ये बन गया मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये बन गई मेरी रियल इमेज। तो जैसे मैं रेस को पीछे एक्सटेंड करके वर्चुअल इमेज बना सकता था ना, वैसे ही मैं थ्योरेटिकली रेस को पीछे एक्सटेंड करके वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। जब रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करके पीछे मीट कराता हूँ तो मेरी इमेज बनती है। ध्यान से सोचना, जब मेरी रेस बाउंस हो गई, बाउंस होने के बाद वाली रे को अगर पीछे खींच के ले जाऊंगा तो मेरी वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन अगर मैं बाउंस होने से पहली वाली रे को पीछे खींच के ले जाऊंगा तो मेरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे देगी। तो मैंने क्या करा, बाउंस होने से पहले वाली रेस को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो मेरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया। तो पहला सेंटेंस ठीक है कि प्लेन मिरर से मे फॉर्म बना सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकंड सेंटेंस क्या बोलता है, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। रियल ऑब्जेक्ट पे तो वर्चुअल बनाती है, तो हमें पता ही है। तो ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, आर से ए का कोई लेना देना नहीं है। तो ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। वाह, बढ़िया क्वेश्चन। एक और कन्वेक्स मिरर है, इसको मैं पानी में ले गया, अब क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो जरा, इसको मैं पानी में ले गया, अभी इस पे से लाइट आती, बाउंस कर जाती, डिपेंडिंग ऑन इसकी फोकल लेंथ क्या है, बाउंस कर जाती। अब मैं इस पूरी चीज़ को पानी में ले गया, पानी के अंदर लाइट थोड़ी सी स्लो होगी, डेंसिटी पढ़ चुके हैं हम, ऑप्टिकल डेंसिटी। पानी के अंदर थोड़ी स्लो होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो अब स्लोली स्लोली जाएगी और स्लोली स्लोली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ फर्क ही नहीं आया। तो कन्वेक्स मिरर में तो कुछ फर्क नहीं आया, बट यहीं से हम एक कंसेप्ट सीख सकते हैं। वहीं अगर मेरे पास एक लेंस होता, क्योंकि लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है, बाहर एयर है, यहाँ ग्लास है, लाइट जाती है बेंड कर जाती है, लाइट जाती है बेंड कर जाती है। बट अगर मैं इसी को पानी में ले जाऊं, अब इस पूरे सिस्टम को मैंने वाटर के अंदर कर दिया, ये मेरा वाटर है और ये मेरा ग्लास है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, यहाँ पर म्यू ऊपर ग्लास का था, नीचे एयर का था, यहाँ पर म्यू ऊपर ग्लास का है, नीचे वाटर का है। तो इसका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम निकल कर आएगा, इसका बहुत ज़्यादा आएगा, इसका ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ज़्यादा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बेंड भी ज़्यादा करेगी, कम है तो बेंड भी कम करेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग कम हो जाएगी और ये आगे जाके बेंड मिलेंगी पहले के मुकाबले, क्योंकि अब रिफ्रैक्शन कम हो गया। और रिफ्रैक्शन कम क्यों हुआ? क्योंकि उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो एयर टू ग्लास में जा रही थी, एयर का 1 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, यहाँ पे वाटर का 1.3 होता है और इसका 1.5 होता है, रफ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव जो गैप है इनका वो कम हो गया, क्योंकि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी। तो पानी के अंदर लेंस को ले जाने से फर्क पड़ता है, मिरर को ले जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का कोई ऐसे मीडियम से कोई लेना देना है नहीं, इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन। तो ए तो गलत है जी, हार क्या है?
द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू f इक्वल टू r/2। ठीक है, सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो होता है फोकल लेंथ। तो मेरा a गलत है और r सही है, तो डी ऑप्शन हो गया, a इज फॉल्स, r इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of f from a convex mirror of focal length f. Its image will form at infinity. यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक कन्वेक्स मिरर लिया और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया डिस्टेंस f, एक f डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये पूछ रहे हैं कि इसकी इमेज जो इन्फिनिटी में बनेगी। कन्वेक्स मिरर कंफ्यूज कर रहे हैं। आप क्या हो गए, ओके ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका फोकस, यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट और ये इन्फिनिट पे बन गई। ऐसे कर दोगे, बट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आएगा। कन्वेक्स लेंस है, इस साइड आ जाएगा पेंट। और इन्होंने इसलिए बोला भी है एट अ डिस्टेंस ऑफ एफ, क्योंकि एफ के ऊपर आप रख ही नहीं सकते, इसका फोकस राइट साइड में होता है। डिस्टेंस ऑफ एफ पे रखा है। मान लो 10 एफ था तो 10 के गैप पे रख दिया। अब कहीं भी रख लो यार, इसकी वर्चुअल और डिमिनिश बनती है, तो वर्चुअल और डिमिनिश बनेगी, इन्फिनिटी पे तो नहीं बनेगी। तो ए तो हो गया गलत। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी, ये तो सही है। कन्वेक्स मिरर में कभी भी इन्फिनिट पे नहीं बनती इमेज, हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है। तो मेरा ए फॉल्स है, आर ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम अ लेंस, द लेंस मस्ट बी कनकेव। एक लेंस से निकलने के बाद रेज डाइवर्ज कर गई, तो ये कैसा लेंस होगा, ये मेरा एक कनकेव लेंस होगा। ठीक है, ए तो सही है। द कन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेज। क्या कन्वेक्स लेंस से डाइवर्जिंग रेज निकल सकती हैं? सोचो सोचो। आज तक तो हमने पढ़ा कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो क्या वो डाइवर्जिंग रेज दे सकता है? एक केस था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, डाइवर्जिंग रेज निकल जाएंगी, तो दे सकता है। तो दोनों ठीक है, बट इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो गया बी। ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। आपको ये सारी एक्सेप्शंस रखनी है, एमसीक्यूज में कंफ्यूज करते हैं, है बहुत इजी, बट वो जो एक छोटा सा केस आप सोचोगे अच्छा कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है, छोड़े होगे, एक एक केस सोच के आना है, हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट। अब ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन वैसे ह्यूमन आई का है, बट यहाँ पे बता देता हूँ। ह्यूमन आई में हमने क्या पढ़ा था कि रेड के लिए, हर अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर कलर की अपनी अपने आप में वेवलेंथ होती है। तो हाँ, अलग भी होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। हाँ, ये भी होता है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो ए और आर ट्रू भी है, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ठीक हो गया। ह्यूमन आई पढ़ा है तो समझ गए होगे, नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन आई पे आएगी, उसमें समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन दे रहे लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर। अच्छा, ग्लास के अंदर तेज चलती है लाइट? नहीं, गलत है, ग्लास के अंदर स्लो चलती है। ग्लास इज डेंसर देन एयर, आर करेक्ट है, ए फॉल्स है, तो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड एमसीक्यू। अब केस बेस्ड आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमने सारा एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट पढ़ा ना, वो यूज होने वाला है, तो अगर लैब में एक्सपेरिमेंट्स करें तो समझ जाओगे, नहीं तो जो मैंने आपको समझाया था उससे आपको अभी आइडिया लगने लग जाएगा। इसके अंदर क्या है, कोई 4 पार्ट आपको करने होते हैं, हम पाँचों करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारा एक फिगर रखा है, फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स द रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, उससे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 1 to 5 क्वेश्चन पूछे, में से कुछ भी बता देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। फोकल लेंथ दे दी 10, यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी है, तो इमेज कहाँ बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी है, तो ये है 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होगा 20, तो 10 से 20 के बीच में बनेगी इस वाले पार्ट के अंदर, 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में हमारा ऑप्शन बी है। सिंपल रे डायग्राम का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज डैश व्हेन इमेज द फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डैश व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, तो पूछ रहा है कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर इज होगा, अब क्वेश्चन समझ में आएगा। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज डैश व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड डैश व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, और अगर मेरी इमेज मिरर के सामने बन रही है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? बेसिक साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है। अगर मिरर के सामने बन रही है तो नेगेटिव है। इमेज हमारी साइन कन्वेंशन कैसी थी? यही थी ना, तो इधर बन रही है तो नेगेटिव, राइट में बन रही है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव।
क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है तो नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर है तो पॉजिटिव, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन फिगर इज 5 सेंटीमीटर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है। ओके, तो मुझे क्या बताना है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -0.5, तो यहाँ पर मेरे को मैग्निफिकेशन दे दी है -0.5, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर इज, मेरे को इमेज का साइज बताना है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल, HI/H होता था मिरर के केस में, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वैल्यूज डाल दो खाली, -0.5, HI कितना है, HI तो निकालना है, HO कितना है 5 सेंटीमीटर, तो HI कितना निकल कर आ गया -2.5 सेंटीमीटर। और ये माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी, तो इसका आंसर क्या हो गया -2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट दैट, अच्छा मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव का सबसे पहला मतलब क्या होता था कि इन्वर्टेड इमेज है, बस यही मतलब होता था। तो रियल इन्वर्टेड, रियल इनवर्टेड, वर्चुअल इनवर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड ही बनती है हमेशा, इन्वर्टेड है तो रियल तो होगी, इन्वर्टेड है तो रियल तो होगी, सिंपल। एन इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती थी, सब केस में रियल बन रही होती थी, वर्चुअल बन जाती थी कब, जब फोकस और पोल के बीच में रख देते थे तो पीछे बनती थी बड़ी इमेज, तो बिटवीन पी एंड एफ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी बाय यूजिंग अ मिरर, उसको एक मिरर यूज करके दीवार के ऊपर ऐसे कैंडल की इमेज चाहिए, कौन सा मिरर दें उसको, विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू यूज एंड व्हाई, कन्वेक्स मिरर दूं, कन्वेक्स मिरर दूं, कन्वेक्स मिरर दूंगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज तो स्क्रीन पे कभी आ ही नहीं सकती दीवार पे, तो कन्वेक्स तो नहीं देना, कनकेव मिरर देना है, क्यों, क्योंकि वो रियल इमेज बनाता है, ऑप्शन सी, सिंपल। At what distance in terms of focal length f of the mirror should he place the candle flame to get the magnified image on the wall? ये बढ़िया क्वेश्चन है, कनकेव मिरर है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि उसे थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज मिले, मैग्नीफाइड कब मिलती थी, सारे केसेस याद करो, इन्फाइनाइट पे होगी तो फोकस पे बनेगी बहुत छोटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, वो थोड़ी सी छोटी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी लेकिन उसका साइज बराबर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगी और लेकिन बड़ी बनेगी, तो इस रेंज के अंदर बड़ी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी, एफ पे ले जाऊंगा तो इन्फाइनाइट पे चली जाएगी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो मेरा बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट क्या है, टू गेट द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट, अब छोटी इमेज चाहिए, छोटी इमेज चाहिए तो क्या करूँगा, वही वाले केसेस, सी एफ, सी से पहले कहीं भी रख दो छोटी इमेज आ जाएगी, सो तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या कहते रखे, एट सी तो बराबर आएगी, एट एफ इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगी बहुत बड़ी, बिटवीन एफ एंड सी कर रहा हूँ तो बड़ी आ रही है, इन्फिनिटी पे रख दो बहुत छोटी आ जाएगी। इफ द इमेज फाउंड बाय दिस मिरर इज इन्वर्टेड एंड रियल द मैग्निफिकेशन विल बी, अगर इस इमेज से इन्वर्टेड और रियल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव मार्क कर दो बिना कुछ सोचे। अ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ बन जाती है इमेज, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, सीधी और बड़ी है, सिंपल है। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 meter in front of mirror by keeping the flame at a distance of 15 meter from its pole। एक मिरर है, मिरर किस टाइप का है इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, तो अभी के लिए मान लेते कोई सा भी मिरर है हमारे पास यहाँ पर, इससे 60 सेंटीमीटर दूर मेरी एक स्क्रीन रखी हुई है, तो स्क्रीन रखी है 60 सेंटीमीटर दूर, ओके, और मेरा ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से 15 सेंटीमीटर दूर। अब एक चीज़ तो पता चल गई, सेम साइड ऑब्जेक्ट सेम साइड इमेज, और स्क्रीन है रियल इमेज, तो कौन सा ऐसा मिरर है जो मुझे रियल इमेज देता है, कनकेव मिरर, तो इसको बना देते हैं फिलहाल के लिए। अब करते हैं, ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन यही था कि कनकेव मिरर यूज करना है, ओके। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, अब जो इमेज प्रोड्यूस हुई है इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, पीछे जाएगी तो बड़ी बनेगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था मिरर के अंदर, एक तो HI/HO, दूसरा क्या था -V/U, -V/U लगाओ, V कितना है, इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, V बोलेंगे बच्चे 60, U कितना है 15 सेंटीमीटर तो रखा है, U हो गया 15, साइन कन्वेंशन भूल जाएंगे, ये कनकेव मिरर है,
इमेज सारी लेफ्ट में रखी है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट में है, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं तो ये दोनों भी नेगेटिव ही होंगे। ओके, इनके साइन लेके अब करेंगे। फॉर्मूले में माइनस है ही, v में भी एक माइनस है और नीचे अपना u में भी एक माइनस है, तो इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। तो हमारा आंसर हो गया -4। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ द इमेज इज डैश एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोर देन फोकल लेंथ द इमेज इज डैश। कनकेव मिरर चल रहा है, फोकल लेंथ से कम पे रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड, फोकल लेंथ से कम रखते हैं तो रे इन्वर्टेड। तो फोकल लेंथ से कम वाले केस में बन रही है वर्चुअल और ज्यादा वाले में बन रही है रियल, तो ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन, रे डायग्राम के क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ओके, इसके लिए डायग्राम क्लियर होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और 60 सेंटीमीटर इमेज बन रही है जहाँ स्क्रीन रखी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 से 60, ये हो गया 45। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये सारा गलत जब ही हो जाएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर आपने कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर मान लिया, आपकी एक असम्पशन से आपके आने वाले सारे आंसर गलत हो जाएंगे। यही इन केस वाले क्वेश्चंस की खासियत होती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 45। नेक्स्ट देखो, इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केसेस। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इमेज कैसी फॉर्म हुई है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, सिंपल। A student focuses the image of a candle flame placed at about 2 meter from a convex lens of focal length 10. Convex lens है, focal length है 10, इससे 2 मीटर दूर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, कैंडल है वो। कैंडल को हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर हमारी कैंडल रखी है इससे 2 मीटर दूर। After that he moves gradually flame towards the lens and each time focuses the image on the screen. अच्छा, अब देखो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारी एक स्क्रीन रखी हुई है, यहाँ पर हमारी स्क्रीन है। अब विद टाइम ये हमारी फ्लेम को थोड़ा सा आगे लाता है और फिर उसके हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट करता है फोकस करने के लिए। उससे इसे क्या पता चल जाता है, ये फ्लेम को आगे लाया। अब मैंने बताया था यहाँ पर नीचे एक बेंच होती है एक्चुअली में, और इस बेंच के ऊपर हमारे स्केलिंग लगी होती है, तो इनकी पोजीशन से हम इनके बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर पे है, तो इनके बीच का 90 सेंटीमीटर का गैप है, ये हम कर सकते हैं। तो इधर स्क्रीन रखी है, इधर हमारी फ्लेम रखी है, फ्लेम को आगे लाता है, यहाँ पर इमेज ब्लर हो जाती है, उस इमेज को फोकस करता है आगे पीछे करके, जहाँ क्लियर हो जाती है उसको पता चल जाता है कि यहाँ इमेज बन रही है, कि जहाँ इमेज बन रही है वहीं क्लियर आएगी, बाकी जगह ब्लर आएगी। ओके, इसको इमेज पता चल गई स्क्रीन से। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन डज ही मूव द लेंस टू फोकस द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। ओके, फ्लेम को आगे ले आए, तो अब लेंस को आगे पीछे करना है मुझे कि ये अब जाके स्क्रीन पे फोकस हो जाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये 2 मीटर पे रखी है पहली बात तो, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये बिहाइंड सी वाला कैसा है, बिहाइंड सी में इमेज क्या बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये मेरी स्क्रीन एक्चुअली यहाँ ना होकर इन दोनों के बीच में होगी, तो भी यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आया। अब सोचो, जैसे जैसे मैं इसको आगे लाता हूँ ना, ये इमेज पीछे जाने लग जाती है। जब ये इन्फाइनाइट पे होता है, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है, तब मेरी इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट आगे आता है, ये आगे आ जाती है, ऑब्जेक्ट और आगे आता है, ये और आगे आती है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, ऑब्जेक्ट और आगे आता है, ये इधर आ जाती है। इसको इधर कर दो, ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है, इन्फाइनाइट पे चली जाती है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं फ्लेम को आगे लाऊंगा मेरी इमेज आगे खिसकती जाएगी, यानी जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाऊंगा मुझे स्क्रीन को भी आगे खिसकाना पड़ेगा। ओके, स्क्रीन को तो मैं हिला नहीं सकता क्योंकि मेरे से लेंस पूछा गया, तो लेंस को मैं क्या करूंगा, थोड़ा पीछे कर दूंगा, तो लेंस को हम अवे फ्रॉम द स्क्रीन मूव कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। टुवर्ड्स द स्क्रीन नहीं करेंगे, शुड नॉट मूव द स्क्रीन, चेंज तो होगा तो करनी तो पड़ेगी फोकस करने के लिए। टुवर्ड्स द कैंडल, अब इन्होंने दोनों ऑप्शन वेक दे दिए, पहला भी वही है, तीसरा चौथा भी वही है, तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है। पेपर में जनरली ऐसा आता नहीं, और आता है तो उस पर ग्रेस मिल जाती है। व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लेम फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब हमारा क्या हुआ, अब हमारी थोड़ी सी चीज़ें पास आ गई, इमेज आगे भाग गई, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। अब दोबारा सोचो, इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे सारे रे डायग्राम बना लो कॉन्वेक्स लेंस के, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलो, इन्फाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में बनेगा थोड़ा सा छोटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा एग्जैक्ट साइज का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो पीछे भाग जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फोकस पे है
तो बहुत बड़ा बनेगा एकदम इन्फिनिट पे। पैटर्न समझ आ रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं इमेज दूर जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। पहले पॉइंट साइज थी, थोड़ी बड़ी हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बराबर होगी, बराबर के बाद और बड़ी हुई और फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी इन्फिनिट पे। तो अब क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास कर दिया हमने, तो मेरा साइज ऑफ इमेज क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे जैसे पास कर रहा हूं बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज। पैटर्न पकड़ो, रे डायग्राम आते तो ये चीज तो समझते ही होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन द फ्लेम इज वेरी क्लोज एट अबाउट 5 सेंटीमीटर टू द लेंस? लेंस बनाओ, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दी थी, 20 सेंटीमीटर की हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर हो गया। ओके, 5 सेंटीमीटर पे फ्लेम को रख दिया, यहाँ। ये कौन सा केस है? बिटवीन पोल एंड फोकस वाला केस है। इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज सीन ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर क्या दिखेगा? स्क्रीन पर तो रियल इमेज आती है, स्क्रीन बेचारी यहाँ रखी हुई है हमारी, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, इमेज तो पीछे बन रही है, नो इमेज। क्योंकि इमेज अब हमारी कैसी हो गई, इमेज हमारी वर्चुअल हो गई, तो नो इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student focused the image of a candle flame on a white screen by placing the flame at various distances from the convex lens. He noted his observations. तो उसने एक कन्वेक्स लेंस लिया, एक स्क्रीन ली, एक कैंडल ली, कैंडल को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा, स्क्रीन को अलग अलग डिस्टेंस पे रख के देख लिया कहाँ इमेज बन रही है, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी। तो ऑब्जर्वेशन में पता चला डिस्टेंस ऑफ फ्लेम यानी कि हमारा है u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन यानी ये है हमारा v, इमेज का डिस्टेंस। ये कुछ ऐसा निकल कर आया कि जब वो ऑब्जेक्ट को 60 पे रख रहा है तो इमेज 20 पे बन रही है। ये मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन लेंस से, यानी लेंस से कितनी दूर, इसने साइन नहीं लिए। तो जब 60 की दूरी पर था तो 20 पे इमेज बनी, 40 की दूरी पर था तो 24 पे इमेज बनी, 30 की दूरी पर था तो 30 पे इमेज बनी, 24 की दूरी पर 40 पे, 15 पे, 70 पे। अब यहाँ क्या हो रहा है, 30 सेंटीमीटर जब ऑब्जेक्ट था तो 30 सेंटीमीटर इमेज थी। ये तो कुछ स्पेशल है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है। अब फोकल लेंथ निकालोगे कैसे, यू वी दे रखा है, या तो मेरा लेंस फॉर्मूला लगा लो, 1/f = 1/v - 1/u, निकल जाएगी इजीली। कोई सा भी व्यू का पेयर उठा लो, डाल दो। एक क्या कर सकते हो, 30 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस बराबर हो गया। डिस्टेंस बराबर कब होता है, कन्वेक्स लेंस में डिस्टेंस बराबर कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो डिस्टेंस बराबर होता है। तो यानी यही मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस को मैं क्या बुलाता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर दो, 15 सेंटीमीटर आ गई मेरी फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले से निकाल लो, या तो कोई सा भी एक पेड़ उठा लो, 60-20 डाल दो, तब भी यही आएगा, या फिर अपना डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, ये थोड़ा फास्ट है। विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट? ये लो, इन्होंने बोल दिया इनमें से एक इनकरेक्ट है। अगर आप इनमें से इनकरेक्ट वाली उठा लेते तो आंसर गलत रहा था। कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है, ध्यान से देखो, 60 पे 20। अब इसमें एक तरीका क्या है, फोकल लेंथ तो पता चली गई है 15 है, तो सब पे एक बार लेंस फॉर्मूला लगा के देख लो। सब पे फॉर्मूला लगाओ, जहां ये LHS = RHS ना आए वो वाली ऑब्जर्वेशन गलत है। या फिर अब क्या देखो, ये वाली ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ थी और इसने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बन रही है 70 पे। लेकिन जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिट पे, तो ये गलत है। सिंपल, फोकल लेंथ है हमारी 15, ये अगर दिमाग चल गया कि हाँ फोकल लेंथ 15 है, 15 पे ही रख रहे हैं, फोकस पे ही रख रहे हैं, तो इन्फिनिट पे बननी चाहिए थी। ये कहाँ बन गई, 70 पे बन गई। तो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन गलत है, हमारी ई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा ई हमारा फोकल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम। ये तो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, इस वाले केस में जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है, तो इन सी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन इमेज ऑब्जर्व्ड एज द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द लेंस। ये कनकेव नहीं आएगा, यहाँ खाली लेंस आएगा। तो क्या कर रहे हैं, इन्फिनिट से लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, क्या चेंज आएगा। ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाता रहता हूँ इमेज का साइज बढ़ता जाता है। इन्फिनिट पे था तो पॉइंट साइज आएगा, थोड़ा सा आगे लाऊंगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज? नहीं, साइज ऑफ इमेज बिकम्स हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड तो था ही इन्फिनिट पे, अब इन्फिनिट से आगे ला रहा हूँ। साइज ऑफ इमेज अनचेंज, क्या चेंज ही नहीं होगा। इन्फिनिट पे पॉइंट साइज था, क्या आगे लाता रहूँगा जब भी पॉइंट रहेगा? नहीं। साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज स्लाइटली, डी ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा साइज। पहले पॉइंट साइज था, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कौन सी इमेज फॉल्स है, इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्या हमारा कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है? बनाता है, क्यों नहीं बनाता। कौन से केस में बनाता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले वाले जितने केस हैं सब में रियल इन्वर्टेड और थोड़ी सी छोटी बनती है। इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। क्या वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है? बच्चे कहेंगे नहीं भैया, ये तो रियल इन्वर्टेड बनाता था, वर्चुअल इरेक्ट कैसे बना सकता है? मैं कहूँगा देखो बच्चों, एक हमारा केस होता था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाला, उसके अंदर हमारी पीछे इमेज बन जाती थी, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड। ठीक है। इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ऐसा कभी होता है कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बन गई? वर्चुअल इरेक्ट का एक ही केस था, उसमें बड़ी इमेज बनती थी, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। ये बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड कभी बनाता है? बनाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जितने भी केसेस हैं उन सब में ऐसे ही बनाता है, रियल इन्वर्टेड और बड़ी इमेज बनाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ वेरी थिन नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑफ 3 ग्लास ऑब्जेक्ट्स। 3 ग्लासेस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया है। स्टडी द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द एमर्जेंट बीम इन ऑल 3 केसेस। जो इनमें से रे बाहर आएगी उनका हमें नेचर पढ़ना है कैसा होगा। एक चीज़ तो हमें पता है, इसमें कैसी होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके वापस उसी डायरेक्शन में बाहर आ जाएगी। इसमें यहाँ पे डिस्पर्स होकर बाहर निकल जाएगी, और इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके वापस उसी डायरेक्शन में बाहर आ जाएगी। क्या पूछ रहे हैं अब देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 एमर्जेंट्स बीइंग सिमिलर। कौन सी सिमिलर होंगी? 1 और 2। 1 और 2 कभी सेम हो ही नहीं सकती। ये एज इट इज सेम डायरेक्शन में निकलती है, ये तो पूरी डिस्पर्स कर जाती है 7 कलरों में अगर व्हाइट लाइट छोड़िए तो। इन्होंने बोला व्हाइट लाइट छोड़िए। 1 और 3 सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि दोनों केसेस के अंदर इंसिडेंट वाला सरफेस और एमर्जेंट वाला सरफेस पैरेलल है। अभी ये ह्यूमन आई में पढ़ा था हमने, अगर नहीं पढ़ा तो अभी के लिए छोड़ सकते। When light enters from air to glass, the angles of incidence and refraction in air and glass are 45 and 30 degree respectively. Find the refractive index of glass. तो जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर। साइन आई मेरा कितना है? इंसिडेंस 45 डिग्री। साइन आर कितना है? 30 डिग्री। निकाल लो। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, जो बन गया 2/√2 which is √2 which is 1.414। इसमें से हमारा ऑप्शन हो गया √2, ये ऑप्शन। सिंपल स्नेल्स लॉ लगाया साइन आई बाई साइन आर। और अगर समझ में नहीं आता तो इन्होंने वैल्यूज भी रखी थी तो समझ जाते साइन लगाना है, यानी स्नेल्स लॉ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लाइट चेंजेस इट्स पाथ एज इट मीडियम चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी लाइट अपना पाथ चेंज कर लीजिए जैसे मीडियम चेंज होता है। ठीक है, पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, बेंड कर जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड होती है। लाइट चेंजेस इट्स पाथ बिकॉज लाइट ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट चेंजेस इट्स पाथ बिकॉज इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट जाती है इसलिए अपना पाथ बदल देती है। बात स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग। सेम बात है भाई। ओके। लाइट चूजेज अ पाथ विद मिनिमम टाइम एज इट चेंजेस द मीडियम। ये रिफ्रैक्शन का टाइम पढ़ाया था मैंने, फर्माट्स रूल। क्या बोलते थे फर्माट्स रूल? कि लाइट हमेशा सबसे फास्ट वाला पाथ लेती है। फास्ट पाथ का मतलब वही है जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, तो डी भी ठीक है। तो ये 3 ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी। तो हमारा बी आंसर हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? पास्कल, जूल, नो यूनिट, म्यू मीटर, माइक्रोमीटर। क्या यूनिट होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मेरा ये बन जाता था v/c। ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, कट गया, नो यूनिट। या फिर म्यू हमारा होता था साइन आई बाई साइन आर, अगेन नो यूनिट। और लास्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। लाइट सबसे तेज कहाँ ट्रैवल करती है? एयर में, वैक्यूम में, ग्लास में, डायमंड में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लाइट तो सब में सेम ही ट्रैवल करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब से क्या पढ़ रहे हैं हम? डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। वैक्यूम की सबसे कम होती है। वैक्यूम के अंदर लगभग 9 पार्टिकल है। वैक्यूम के अंदर हमेशा वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे ट्रैवल करती है। तो हमारी लाइट जो है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर। तो इसी के साथ हमारे लाइट के काफ़ी सारे MCQs हमने कर लिए हैं। लगभग 60 से 70 MCQ हमने करे। सारे इंपॉर्टेंट CBSE में जिस टाइप से आएंगे उसी पैटर्न में। इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करने।
लगभग सारे इजी हैं, बस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कई पार्ट पे, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आपने लाइट पढ़ रखा है ना तो ये करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आपको लाइट पढ़ना है तो मैंने लाइट ऐसे 5 से 6 लेक्चर के अंदर पूरा करा रखा है, बढ़िया पूरी एनसीईआरटी उसके अंदर करिए एकदम बढ़िया डायग्राम्स के साथ, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको लाइट पढ़ना है तो वहाँ लेक्चर में जाके पढ़ लो। ये एमसीक्यू कर लिए तो आपका लाइट पूरा डन हो चुका है, अब सीधा पेपर में फोड़ के आना। तो इतना इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो, हाँ ह्यूमन आई पढ़ लिया था हमने, उसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर पूरा ह्यूमन आई का रखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके भी एमसीक्यूज करेंगे ऐसे। तो इतना इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।